साथियों, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे और ये थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन जो अक्सर लोगों से गलत होते हैं। मेरे भाइयों को ये दिक्कत है कि कैसे हम लोग इस चीज को पढ़ें। तो पहले तो हम आपको रिलेशन बताएं, कुछ क्वेश्चंस बताएं। मैंने क्वेश्चन पैटर्न से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, यानी कि पढ़ाने से बेहतर है कि मैं क्वेश्चन सीरीज में अगर इन क्वेश्चन को लगा देता हूं तो फिर आपके लिए ये मददगार हो जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने रख रहा हूं कि एक्सप्लेन व्हाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो यहां पर आपको रिलेशन भी बताना, रिलेशन के साथ में आपको ये बताना कि ज्यादा क्यों होता है सीपी सीवी से। देखिए, आप ये जानते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट व्हेन द हीट इज एडेड टू द सिस्टम देन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना। Thus the heat absorbed by the system is used to completely to increase the internal energy of the system। तो इसमें करना क्या है, जैसे अगर हम लोग सीवी को देखते हैं तो सीवी जो होता है वो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है वो सीपी होती है, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो सीवी होती है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है आपको पता, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी माइनस डी। ये आया कहां से, ये डेरिवेशन बना कैसे? तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है और पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो एच इज इक्वल टू ई प्लस आर टी हो गया, दिख रहा होगा आपको यहाँ से। हम इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो क्या बना, डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी प्लस आर बचेगा। अब हमने क्या काम करना है कि डी एच अपॉन डी टी क्या होता है, डी एच अपॉन डी टी सीपी होता है, डी ई अपॉन डी टी क्या होता है, सीबी होता है, आर हो गया। तो 10 द सीपी इज ग्रेटर देन सीबी बाय द गैस कांस्टेंट आर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। और जो जूल है ये वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप देखेंगे सीपी जो होता है हमेशा सीबी से बड़ा है, इसलिए वैल्यू नेगेटिव देख रहे हैं, सीबी नेगेटिव में भी रखा गया है, सीपी पॉजिटिव में भी रखा गया। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये एज इट इज आ सकता है इस बार एग्जाम में, कैलकुलेशन आ सकती है, इसलिए इस चीज को मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने की संभावना है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ मिलेगा कि व्हाट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये तो आना है, तय है, ये क्वेश्चन आना है, मैं बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर लिखूं तब भी छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इसको आप तय कर लीजिए कि नहीं, अब की 2022 में इसको मिलना है, क्वेश्चन को पक्का है ये। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर चेंज इन डिग्रीज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रॉप। यानी ड्रॉप का मतलब है डिग्रीज है of 1 atmospheric pressure when gas expand under the normal conditions at constant enthalpy। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू जो दिया है डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी दिया हुआ है। और अगर कूलिंग होती है तो म्यू पॉजिटिव हो जाता है, और अगर हीटिंग होती है तो म्यू नेगेटिव हो जाता है ना। और अगर जीरो है तो मतलब नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी पे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी आपके सामने रख रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ ए गैस। मोल की वैल्यू कितनी, 2 मोल दे रखी है, तो एन की वैल्यू आप 2 मोल मान लीजिए। 1 बार एट 298 केल्विन एंड कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वाई यूज ऑफ अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 बार, यानी 5 बार दिया हुआ है, यानी कि 1 बार यहाँ है, 5 बार यहाँ, डिफरेंस आपको मिल रहा है। हाउ मच वर्क W निकालना डन बाय द गैस इफ द कंपैरिजन इज डेराइव्ड बाय द मास वाज दिया हुआ। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V होता है, पता है आपको। तो अब P डेल्टा V में डेल्टा V क्या, V2 माइनस V1 हो गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, जो V है वो कैसे, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, उससे आप क्या कर देंगे, V निकाल दीजिए। तो यहाँ पर V2 हो गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। जब वैल्यूज पुट करेंगे, देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कितना 1 बार प्रेशर दिया है और यहाँ 5 बार प्रेशर दिया, तो 1 माइनस डिफरेंस इन प्रेशर कितना हो गया, 1 माइनस 5 हो गया, है ना। और 29 टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन दिया, टेम्परेचर रख दिया, है ना। ये डेल्ट माइनस का एन नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए, 2 मोल्स दिए, 2 मोल्स, तो माइनस एनआरटी कॉमन लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। बड़ा सिंपल, इजी और टेक्निकल क्वेश्चन है ये, इसको लगाइएगा, है ना, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मैं सिलेक्ट कर करके लाया हूँ। अब आप देखिए, आ जाने दीजिए, फिगर में आने दीजिए भाई साहब। ये 6 हो गया, ये आ नहीं रहा है, कहीं मिसप्रिंट हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, व्हाट आर द इन्वर्जन टेम्परेचर। ये इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता
इसको हम लोग देखते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर, एवरी गैस हैज ए डेफिनेट टेम्परेचर एट विच म्यू इज इक्वल टू जीरो। जहां पर म्यू जीरो होता है उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। बिलो दिस टेम्परेचर म्यू इज पॉजिटिव एंड अबव दिस टेम्परेचर म्यू इज नेगेटिव। दिस टेम्परेचर एट ए मतलब दिस टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर प्रेशर एट विच द म्यू जीरो दैट इज द गैस नाइदर कूल्ड। आपको अभी मैंने बताया था कि आपको जूल थॉमसन इफेक्ट में, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी, तो उसी के हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्डिंग आपको अप टू द मार्क यहाँ पर मिल रही है, इन वर्डिंग को आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना ये क्वेश्चन नेट में भी आया था जहां तक मुझे याद है। और ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट GIC के लिए भी, डिड्यूस द रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 1/CP। जरा देखिए जनाब कि 1/CP ब्रैकेट में डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे डराइव किया गया, डिड्यूस ये क्वेश्चन आएगा। तो आप जानते हैं कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू टेकिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए। तो H इज इक्वल टू FTP हो गया। अब यहाँ पर DH यानी कि डिफरेंशिएट कर DH, यानी यहाँ पर हो गया DH अपॉन DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर लीजिए और यहाँ पर DP कर दीजिए और डेल H अपॉन डेल T, डेल H अपॉन डेल P था, ये डेल H अपॉन डेल T होगा, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए। अब हम जानते हैं जूल थॉमसन जब इफेक्ट लगेगा तो DH जो है वो जीरो हो जाएगा। जब DH जीरो हो जाएगा तो सिंपल सी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, तो हमने यहाँ जीरो पुट कर दिया हुआ है। तो ये वैल्यू पूरी जो है जीरो के बराबर इक्वल हो जाएगी। जब ये जीरो की इक्वल हो जाएगी तो क्या आएगा फैक्टर, वो दिखाते हैं। देखिए फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पर फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर सिंपल सा डिवाइडिंग द इक्वेशन थ्रू आउट द DP बाई इम्पोजिंग द कंडीशंस ऑफ द कांस्टेंट, यानी जितनी भी कांस्टेंट कंडीशंस उनको मेंटेन करते हो। तो ये वैल्यू अभी आपने देखी थी डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल T अपॉन डेल, ये सब इक्वल टू जीरो होगी। लेकिन हम ये जानते हैं डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर CP भी तो होता है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट G। अब ये भी आपने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट में पढ़ा था आपने, दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करें कि ये जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास CP हो गई। मैं पेन से दिखाऊंगा आपको, ये वाली वैल्यू आपकी CP हो गई और ये वाली वैल्यू आपकी म्यू हो गई। तो हम इसको क्या करें, ये वैल्यू प्लस में जोड़ें, तो ये वैल्यू ये हो गई, देखो ये आई, और यहाँ पर CP इंटू म्यू, ये म्यू इंटू CP हो गया। तो ये आपको पता लग गया, ये आपका म्यू हो गया और ये CP हो गया, म्यू CP लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP अपॉन में चला जाएगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। जो आपने डिड्यूस करना था वो आपने डिड्यूस कर लिया। देखिए डिड्यूस यही करना था ना, डिड्यूस ये लिखा हुआ है ये वाला, वो आपने कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन Al2Cl6 प्लस Na, बनाया क्या, 2Al बनाया और 6NaCl, इस इन्होंने एंथैल्पी चेंज ये ले लिया। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड NaCl इज इतना, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, निकालना करना क्या है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें से रिएक्टेंट घटा दिया जाता है, तो घटा लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग x माने हुए हैं, तो अब ये इस वैल्यू में से, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 2Al प्लस 6NaCl वाली, इसमें से ये घटा देनी, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। इफ अ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जीज, कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटीज। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो इन ए ट्राइएटॉमिक गैस देयर विल बी द 9 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम, 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशन। यानी कि अगर हम लोग कंसिडरेशन करते हैं तो टोटल सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एनर्जीज देखते हैं, तो कितनी एनर्जीज है इसमें वो आपको दिखा दिया गया है यहाँ पर। तो सभी एनर्जी का सम कर दीजिए, उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर इजिली मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, करना केवल तीनों एनर्जीज को आपको ऐड करना है, 1 2 3 तीनों एनर्जी को ऐड कर लिए, 6RT आ गया। अब 6RT आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, R की पता वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, जोड़ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा G इज इक्वल टू -A प्लस BT इन लॉग नेचुरल लॉग T, where A and B are the constant, express delta H as a function of the temperature। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको मतलब ये करना है कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करें। ये बात अगर आप देखते हैं
तो आपके लिए फायदेमंद ये क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन आप समझिए और करिए। इसको क्या करना है आपको, फॉर रिएक्शन डेल्टा जी माइनस ए है ना, ये दे रखा है। तो आंसर में क्या डेल्टा जी अपॉन यहाँ टी लिया हमने। इस इक्वेशन जो पूरी इक्वेशन को हमने क्या काम किया, इसको भी हमने टी से डिवाइड कर लिया। जब टी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर तो ए अपॉन, यहाँ पर मेरा ये हैंड दिख रहा है आपको, ये ए अपॉन टी हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ए अपॉन टी हो गया। ये बी, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बी बच जाएगा, नेचुरल लॉग ये टी ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता है कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर बचेगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर जाएगी, जब इधर जाएगी वैल्यू तो इससे क्या होगा भाई, टी से टी कैंसिल कर दीजिए, सिंपल सा इसे आप कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। तो ये फैक्टर बचेगा, माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू ए प्लस बी टी बचा। और देखिए प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग, प्रूव that for an ideal gas del H upon del V at constant temperature is equal to 0 is equal to del H upon del P at constant temperature। अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। इसको हम लोग ई प्लस पी वी इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। तो आर टी हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मोल गैस के लिए। और इसके बाद जो है हम लोग को करना क्या है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या है, डेल एच अपॉन डेल वी कर दिया है ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद डेल ई अपॉन डेल बी कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल पी भी दिख रहा है, हमने आर टी ले लिया। तो यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर करा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि देखो ये वैल्यू इसके बराबर हुई, है ना, ये वैल्यू इसके बराबर हुई और ये वैल्यू टोटल, ये वैल्यू बराबर हो गई डेल, यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। और भाई माइनस पी क्यों आया, क्योंकि हमने इसको उस राइट हैंड साइड पे भेजा हुआ, इसलिए फैक्टर माइनस में चला गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे आर टी अपॉन बी भी लिख सकते हैं, माइनस पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस टी बना, चेक करिए इसे, वी माइनस टी बना एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू पी वी माइनस टी आर अपॉन पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पुट करना चाहें, इस वैल्यू को बराबर करना चाहें, तो दोनों वैल्यूज जो हमें 0 के इक्वल कैसे आएंगे, इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। तो दोनों ही 0 आ रहे हैं। देखिए डेल एच अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 कर दिया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 कर दिया। तो इन दोनों इस इक्वेशन की मदद से, इस वाली इक्वेशन की मदद से हम लोग जो है वो दोनों की वैल्यू 0 प्रूव कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख के ये आ सकता है आपके सामने कि डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 प्रूव कर दीजिए, या फिर डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको 0 प्रूव कर दीजिए। दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे एक ही लाइन में लिख करके दिखा दिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसको 0 करना है तो कैसे करना है वो आपने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे सामने एक और है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे कि कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो सिंपल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में आप देख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, आंसर इसमें निकालिए, इसमें तो कुछ नहीं करना। शो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ रहा है कि डेल्टा जी अपॉन टी है ना, ऊपर और नीचे डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर। ये अगर आप ये जान रहे हैं कि ये है क्या, तो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये है आपकी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये आ सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच प्लस टी ब्रैकेट में डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो इट में भी रीअरेंज, इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो गया डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इधर ले जाइए इसे तो माइनस का डेल्टा जी, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का डेल्टा एच बचेगा। चेक करके देखिए एक बार भाई। देखो हम क्या करें, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए। मैं यहाँ पर मैं एरोस दिखाता हूँ, इसको मैं इधर लाता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ, वही चीज यहाँ पर की। देखिए ध्यान से आप लोग, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको बाय डिवाइडिंग टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इस अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी अपॉन में टी स्क्वायर आ गया। देखो आ गया ना,
ये फैक्टर यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पन्ने पढ़ लेते हैं। सॉरी, इसके बाद देखिए जो आपने करना था वो यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर फैक्टर आपको दिखा। अब हम लोग इस इक्वेशन पे एक तो आप इंपॉर्टेंट लगा लो और इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लो, कारण ये आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स राइट डाउन द मैक्सवेल्स रिलेशन, यानी कि यानी कि सेकंड लॉ फॉर द टू लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स राइट डाउन द मैक्सवेल्स रिलेशन, इस रिलेशन को लिखना है। तो अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने टू लॉस कर दिया है लेकिन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है ना। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से आप आगे चलिएगा तो आपको आगे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कहाँ तक ये गए हुए। ये नेक्स्ट देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी आई हुई। तो पहले तो हम लोग इसको पूरा डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्रॉम द टू, फिर वही बात पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द सेकंड में कर देता हूँ इसको, टू लॉज हटाइए, फ्रॉम द सेकंड लॉ, ठीक। तो सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ कर देता हूँ, सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ अब आ जाएगी। टू लॉज तो कंफ्यूजन करता है। तो व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस तरीके से आप पूरा, जब आपने टेम्परेचर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसीडर करे तो ये लिखा हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम कंसीडर किया। जब हमने टेम्परेचर प्रेशर किया तो यहाँ टेम्परेचर इंडिकेट करेंगे, दिख रहा है आपको नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर किया, यहाँ प्रेशर किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम रखा। जब हम लोग एंट्रोपी वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल बी एंट्रोपी कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया। तो वॉल्यूम जब करेंगे तो ऊपर पी आना है, यहाँ डी डेल पी डेल वी नहीं लिख सकते आप लोग। जब यहाँ पर हमने एंट्रोपी प्रेशर किया है तो यहाँ पर देखो एंट्रोपी और प्रेशर ये आया। अब यहाँ पर डेल वी ले लिया क्योंकि यहाँ प्रेशर चल रहा था। ये फैक्टर पूरा एज इट इज चल रहा है, इसमें केवल वही चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसीडर किए तो फिर यहाँ पर फिर एक चीज और आ जाएगी कि यहाँ पर अब एंट्रोपी भी कंसीडरेशन करनी पड़ेगी। तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू जो है वो 1 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब हम टेम्परेचर और एंट्रोपी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मानेंगे तो फिर हमने यहाँ पर एंट्रोपी और टेम्परेचर रख लेना, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग यूजिंग द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ऑब्टेन क्लेपियन इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉलिड लिक्विड स्टेट, ये चीज आ सकती है इक्वेशन में। तो इस पे क्लेपियन इक्वेशन डील्स विद द चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्रेशर with the change in that equilibrium temperature. Suppose temperature and pressure are the temperature and pressure at equilibrium, यानी कि temperature at equilibrium free energies of the two phases are equal. G solid is equal to G liquid हो जाएगा, यानी कि equilibrium पे अगर हम conditions देखते हैं तो क्या condition होगी, at temperature T and pressure हो जाएगा। यानी सिंपल सा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो सॉलिड की क्या होगी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी लिक्विड की क्या होगी, यहाँ पर ध्यान देना। तो सपोज द above equilibrium is disturbed by the changing the equilibrium pressure by the dp, then the equilibrium temperature should be changed by an amount dt so that the equilibrium is attained once again. तो यहाँ करना क्या हो आपको कि सबसे पहले अगर हम मान लो ये करते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होगा, जब हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे, जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी तो डिस्टर्ब होगा इक्विलिब्रियम। तो अगर ये होगा कैसे डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा अगर हम हीट प्रोवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिब्स फ्री एनर्जी जी सॉलिड प्लस डी जी सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा जी लिक्विड प्लस डी जी लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट टेम्परेचर टी पे लिया और डी टी एंड प्रेशर पी ले लिया। तो अब हमने करना क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 जो हमने कंसीडर की, इक्वेशन 1 तो ये हो गई और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग कि द गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन फॉर एनी फेज, किसी भी फेज के लिए क्या हुआ है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन किसी भी फेज के लिए जब लिखते हैं तो सिंपल यही वाली इक्वेशन यूज करते हैं। इस इक्वेशन को आप बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है।
है ना। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी भी लिखते हैं, टी डेल्टा एस कहीं बोल दें, है ना। इस तरीके से इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करना है कि वी, जो वी है, वी सॉलिड डीपी माइनस, ठीक है, वी सॉलिड डीपी माइनस एस सॉलिड डी लिया जाएगा, और यहाँ पर वी लिक्विड लेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एस लिक्विड ले लेंगे। ये इस इक्वेशन को हमने, जो वाली ये वाली इक्वेशन दिख रही है, इसमें हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ। अब हमने क्या करना है कि डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी लिया, फिर डेल्टा एस एंड डेल्टा वी करस्पॉन्ड टू द फॉरवर्ड स्टेप ऑफ द कंसर्न इक्विलिब्रियम, नेमली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो कि एंट्रोपी जो है बढ़ेगी। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो फिर क्या है, इन द प्रेजेंट केस डेल्टा एस इज द एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन पर मोल, डेल्टा वी इज द वॉल्यूम चेंज पर मोल। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन डेल्टा टी, टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो डेल्टा एस फ्यूजन इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन एंड टी इज द, वो तो पता ही, मेल्टिंग पॉइंट। तो डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, डी पी अपॉन डी टी पुट कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन एक बार आप स्क्रीनशॉट दीजिएगा, हो सकता है आपको, मैंने पढ़ा, मैंने समझाने की कोशिश की, कोई दिक्कत अगर आपको लगे तो इसको एक बार आप दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर जरूर। इसके बाद हम लोग फ्रॉम द टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स राइट द मैक्सवेल, ये अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर गया, वही क्वेश्चन है। टू लॉस का मतलब है कि वही फर्स्ट लॉ हो गया और यहाँ पर सेकेंड लॉ हो गया, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। टू लॉज उसी लिए बोले गए हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद सिंपल से क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए, ले लीजिए, इसको करिएगा स्क्रीनशॉट एक इसका भी। ये मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए बुक से और आप तक पहुंचाए। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप करना है और इन क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी क्लियर करना है आपको। बार बार रीडिंग करिएगा और रीडिंग करने के बाद आप जरूर समझ पाएंगे कि भाई हमने इसमें करना क्या। तो ये क्वेश्चन पढ़िए और अपने दोस्तों तक आगे जरूर बढ़ा दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।